दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बेनी राम यादव। आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। राजनीति के हलचल में दोस्तों आज आपके समक्ष हम एक कहानी लेकर आया हूं। जो कहानी वैसे तो तमाम लोगों ने जो कहानी है वो मैं कोई अलग से नहीं लेकर आया हूं, उसको तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, तमाम लोगों ने सुना होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, कहानी ही एक जीवन है, कहानी ही एक धारा है। कुछ ऐसी कहानी होती हैं जिनको पढ़ करके बहुत से लोग मनोरंजन मान लेते हैं, बहुत से लोग उसको पढ़ करके अपना जीवन सुधार लेते हैं, बहुत से लोगों का जो है मन बहला देती है। तो ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कहानियाँ सुन करके लोगों के मन में कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है बैताल पचीसी। बैताल पचीसी एक राजा थे, विक्रमादित्य। वह हमारे देश के सम्राट थे, महाराजा थे। विक्रमादित्य के बाद कोई राजाओं में ऐसा कोई योगी राजा नहीं हुआ जो सब कुछ जान सके। विक्रमादित्य ऐसे महाराजा थे जिनको बहुत ज्ञान था, बहुत बुद्धिमान थे, बड़े योगी महाराजा थे। उन्हीं की कहानी है बैताल पचीसी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में नित्य प्रति जब दरबार लगता था तो लोग भेंट लेकर के आते थे और भेंट वो स्वीकार करते थे सभी की। इसी कड़ी में एक दिन एक फकीर जो है एक भेंट लेकर के आए। वह जंगली फल था। उस जंगली फल को राजा को भेंट किया। राजा ने मन में विचार किया कि देखा कि ये फकीर है, फकीर के पास और हो ही क्या सकता है। इसलिए उस जंगली फल को राजा ने स्वीकार कर लिया और जो उनके वजीर बैठे थे उन्हीं को फल दे दिया। वजीर साहब फल ले जा कर के मन में विचार किया कि राजाओं की बुद्धि कब कैसी पलट जाए, क्या कब मांग लें, क्या कब याद आ जाए। इसलिए उन्होंने कहीं अलग ना फेंक करके एक राजमहल में एक छोटा सा कमरा बना था, उसी कमरे में उसको फेंक दिया। कूड़ादान समझ करके उसको फेंक दिया। उसी में वो पड़ा रहा। वो जो फकीर था वो नित्य प्रति अब एक फल रोज लाता और राजा को भेंट करता है। इसी प्रकार से ये कर्म चलता चलता वो राजा के पास भेंट लाने लगे फकीर, और लाते लाते 10 साल बिता दिए। 10 सालों तक नित्य प्रति राजा को भेंट देते रहे और राजा जंगली फल लेकर जान करके उसे स्वीकार करते रहे और वजीर को देते रहे। और वजीर उन फलों को अपने ही जो कूड़ादान था महाराजा का उसी में फेंकता रहा। दोस्तों 10 साल बीत गए थे। बीतने के बाद एक दिन राजा का एक पालतू बंदर था। वो बंदर राजा के पड़ोस में बैठा था। जब फकीर ने भेंट दी उस दिन तो राजा ने भेंट स्वीकार कर ली फकीर की, और फल वजीर के बजाय उन्होंने फल जो है बंदर को दे दिया। जब बंदर को फल मिल गया तो बंदर ने उसको देखा और परखा और खाना शुरू कर दिया। जब बंदर ने उस फल को खाया तो खाते समय उसके अंदर एक हीरा था। फल को खा लिया और हीरे को नीचे गिरा दिया।
राजा ने देखा, अरे इसमें तो एक हीरा है, 10 सालों से ये मुझे भेंट मिल रही है, हम समझ ना सके, इसमें हीरा है। राजा ने हीरा के तरफ देखा और उठाया और मन में विचार किया कि ऐसा हीरा मैंने कभी देखा ही नहीं। राजा ने तुरंत वजीर से कहा, वो फल कहाँ है? वजीर जानते थे कि कभी मांग सकते हैं राजा, इसलिए वो कूड़ादान में फेंकते रहे। राजा साहब ने जब पूछा तो वजीर ने बताया कि हुजूर, हमने तो उनको कूड़ादान में फेंक दिया है, जो रूम बना था कूड़ादान के उसी में पड़े होंगे। कहा चलो देखें। गए, वहाँ देखा तो फल सड़ गए थे, बदबू आ रही थी, लेकिन हीरा चमक रहे थे। दोस्तों, राजा समझ गया कि ये कोई फकीर नहीं है, कोई योग्य आदमी है, योग्य महापुरुष है, इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि आप योग्य आदमी हैं, आप एक फ़कीर जान करके हम आपका फल स्वीकार करते रहे, आपसे कोई जो है जानकारी नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। राजा ने कहा कि इसके बदले में आप क्या चाहते हैं? फ़कीर ने कहा, मुझे राजा साहब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको जगाने के लिए नित्य प्रति फल लाता था कि आप सोते हैं, आप जाग जाएं। 10 सालों के बाद आप जागे हैं तो आप जान लीजिए कि जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लोग परख नहीं पाते हैं, हीरा के समान ये ज़िंदगी है, ये हर पल कुछ ना कुछ देने वाली है। इसी प्रकार से आप समझ ना सके, और ये ज़िंदगी एक क्षण भी खाली नहीं है, कुछ ना कुछ ये विचारने की योग्य है, कुछ ना कुछ करने के योग्य है। तो एक ज़िंदगी जो है आपकी हीरा के समान है। आप एक महाबुद्धिमान महाराजा हैं, आप को लोग वीर विक्रमादित्य कहते हैं, आप बुद्धिमान भी हैं, योग्य भी हैं, विद्वान भी हैं, आप तमाम शास्त्रों को पढ़ा भी है। ऐसे आदमी की मेरी ज़रूरत है। फ़कीर ने कहा कि आप जो है, आज से हम आपको वीर कहते हैं। जो वीर होते हैं डरते वो भी हैं, जो वीर होते हैं वो भी डरते हैं, क्योंकि राजा डर रहे थे कि फ़कीर क्या मांग ले, क्या कहे। जो वीर है डरेगा तो वही, जो वीर नहीं है वो डरेगे क्या? वो तो जहाँ कहीं कोई अवसर पड़ा भाग लेगा, बस उसे भागना ही स्वीकार करता है। जो वीर होते हैं डरते वो भी हैं, लेकिन वह डरते हुए भी जो कुछ होता है उसे स्वीकार करते हैं, सिरोधार करते हैं और कहते हैं चलो जो कुछ हुआ होगा देखा जाएगा। तो वह जो भी चुनौती होती है उसको स्वीकार करते हैं। राजा बुद्धिमान भी था, बलवान भी था। अपने देश में 2 ही वीर कहे गए भारत में, एक तो वीर विक्रमादित्य और महावीर साहब। महावीर, भारत ने 2 ही लोगों को वीर स्वीकार किया, महावीर साहब और वीर विक्रमादित्य, 2 ही वीर कहे गए। तो दोस्तों, राजा ने फ़कीर की बात सुनी। फ़कीर ने कहा कि देखिए, तुम्हारे जैसे विद्वान और योगी और वीरों की मेरी ज़रूरत है। अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं तो शाम को यही पड़ोस में आपके जो मरघट है वहाँ चले आना और मैं वहीं आपको मिलूँगा। राजा जब ऐसी बात सुनी तो विचार मन में किया, डर भी बहुत लगा कि यार मरघट में जाना पड़ेगा, वहाँ क्या कैसा दृश्य होगा। लेकिन शाम को विचार किया कि मैंने वचन दिया है तो जाऊँगा ज़रूर, देखूँगा क्या होगा, क्या होता है। तो स्वीकार कर लिया।
जो ही थोड़ी रात बढ़ी, फकीर आकर के अब मरघट में उसी अपना डेरा जमा दिया और राजा विक्रमादित्य वहीं पहुंच गए। राजा साहब को जब देखा फकीर ने तो बड़ा खुश हुआ और कहा, आप योग्य आदमी हैं, हम एक आपको काम बताते हैं, उस काम को आपको करना होगा और सावधान भी रहना होगा, बुद्धिमानी से काम करना होगा, क्योंकि जो काम है वो साधारण आदमी नहीं कर सकते हैं, वीर पुरुष ही कर सकते हैं, बुद्धिमान पुरुष ही कर सकते हैं। तो ये जो काम मैं आपको दे रहा हूँ, इस काम को आपको करना है। इसलिए राजा विक्रमादित्य से फकीर ने कहा कि थोड़ी दूर पर एक जंगल है, ये रास्ता वहीं गया है, इसी रास्ते से आपको जाना है। रास्ताएं तो तमाम होती हैं, कहीं कहीं एक जगह पे 5-5 रास्ते फूटी होती हैं, लेकिन जिसको जहाँ जाना होता है वो वही उसी रास्ते पर जाता है जिसको जिस रास्ते पे जाना है। तो दोस्तों देखिए, राजा ने उनके वचन को स्वीकार कर लिया और कहा कि महाराज काम बताइए। फकीर ने बताया कि जिस जंगल में आपको जाना है वहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के ऊपर एक लाश टंगी हुई है, उस लाश को खोल करके आपको ले आना है और वो लाश उस पेड़ में टंगी हुई है। राजा विक्रमादित्य ने स्वीकार कर लिया, जाने के लिए तैयार हो गए। मन में सोचा कि यार जटिल समस्या है, चलते चलते उस जंगल में पहुंच गए और जंगल में उस पेड़ के पास पहुंच गए। देखा वहाँ लाश तो टंगी है, एक नहीं 25 लाशें टंगी हुई हैं। राजा विक्रमादित्य देखे और घबराए, चारों तरफ मौत का मंजर था, लेकिन करते तो क्या करते, वचन स्वीकार कर लिया है। राजा ने हिम्मत बांधी, हाथ कांपते होंगे उस समय, शरीर कांपता होगा राजा का, लेकिन हिम्मत बांध करके पेड़ पर चढ़ गए और जो टंगी हुई लाश थी, एक लाश को उन्होंने खोला, वो धम से नीचे गिरी और खिलखिला के हंस पड़ी। जब खिलखिला के हंस पड़ी, राजा नीचे उतर कर आए और पूछा कि आप हंसे क्यों? लाश फिर जाकर के उसी पे टंग गई। राजा ने सोचा बड़ा गड़बड़ हुआ, अब सावधानी बरतनी होगी, बोलना भी नहीं होगा। तो राजा ने फिर हिम्मत की और फिर जाकर के लाश को खोला, वो नीचे गिरी और फिर लाश को उठाया और मंजिल के तरफ चल पड़े जहाँ फकीर बैठा था। वहाँ जब सफ़र में चलने लगे तो लाश ने कहा कि लंबा सफ़र है, अंधेरी रात है, अमावस्या की रात अंधेरी है, तो हम एक कहानी आपसे कहते हैं, उस कहानी को सुनते हुए चलो आप। तो वो लाश एक कहानी सुनाने लगी। लाश ने कहा कि एक जो है गुरु महाराज थे, उनके 3 शिष्य थे और तीनों शिष्य उनके महायोगी शिष्य थे। और गुरु महाराज के एक कन्या थी जो बहुत खूबसूरत थी और तीनों शिष्यों से उस कन्या का प्रेम हो गया था। लड़की सोच रही है कि तीनों योग्य हैं, तीनों बुद्धिमान हैं, तीनों खूबसूरत हैं, हम किसको इसमें चुनें। गुरु महाराज भी यही चीज़ को सोच रहे थे। अब राजा प्रेम प्रसंग की कहानी को सुनने लगा, थोड़ा मगन हो गया
शिथिल हो गए। प्रेम प्रसंग की कहानी हो तो कौन नहीं सुनेगा, सब सुनेंगे। लाश ने उस कहानी को कहते हुए कहा कि देखिए, अब वो लड़की जो थी असमंजस में पड़ी रही, किसी को चुन ना सकी कि एक को चुनेंगी तो दूसरा तड़पेगा, उसको चुनेंगे तो वो तड़पेगा, मेरा भी मन नहीं लगेगा, ये तीनों योग्य हैं। इसी सोच विचार में उस लड़की ने जो है आत्महत्या कर लिया। लड़की ने जब आत्महत्या कर लिया तो उसको जला दिया गया। और जलाने के बाद अब वो तीनों असमंजस में पड़ गए। तो एक जो साथी था तो जहाँ जलाया गया था वहीं पर बैठ गया। एक साथी उसमें का सोचा कि अब तो युवती मर गई, अब घर बसाने नहीं है, सन्यास रहना है, सन्यासी बनकर रहना है, तो बाहर निकल गया। और एक जो था वो उनकी हड्डी पसरी जो थी उनको बटोर करके रोज़ नहलाता और रखता और कहता कि मन में विचार करता कि लोग कहते हैं कि हड्डी पसरी जोड़ दी जाए और कोई ऐसा मंत्र होता है जिसको फूंका जाए तो जी सकता है आदमी। तो दोस्तों, जो आदमी बाहर चला गया था उसने चलते चलते बहुत दिन भटका, तो उसे एक आदमी इसी तरीके का मिल गया योगी, जो हड्डी पसरी जोड़ करके और मंत्र फूंक देता तो आदमी हो जाता। तो जो बाहर चला गया था, वो तीनों साथियों में से जो एक साथी बाहर चला गया था, संन्यास धारण कर लिया था, उसने उस आदमी से उस मंत्र को बहुत दिन तक रहकर सीखा। और जब मंत्र पर सिद्धि हो गया तो वो फिर आ गया युवती के पास, चलो देखते हैं यार, हड्डी पसरी अगर मिल जाएंगी तो उनको जिलाएंगे। लेकिन हड्डी पसरी अब शायद मिलेंगे नहीं। लेकिन वहाँ से जब चलकर आया तो वहाँ देखा हड्डी और पसरी जो थी, वो जो तीसरा वाला व्यक्ति था वो उनको धो करके नहला करके रोज़ रख रहा था, तो इसलिए वो जो है हड्डी पसरी बची थी। दोनों ने मिल करके उन पसड़ियों को जोड़ा और पूरा पिंड बनाया और पिंड बना करके वो मंत्र को उच्चारण किया। सिद्धि मंत्र था। वो लड़की जो थी वो फिर युवती उसी तरीके की हो गई और जो है और खूबसूरत हो गई, सोने जैसी देह हो गई। उस लाश ने पूछा, वीर विक्रमादित्य से पूछा कि एक तो उसको जिलाया, एक ने उसकी हड्डी पसरियों को सजोया और तीसरा साथी उसकी धुनी पर बैठा रहा। शादी किससे होनी चाहिए? और लाश ने कहा कि उत्तर आ जाए तो दे देना और उत्तर ना आए तो देना मत। बुद्धिमान राजा थे, योगी राजा थे, वीर राजा थे, शास्त्रों का अध्ययन किया था, बहुत उनको ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि उत्तर तो यार आ रहा है। मन में सोचा कि उत्तर तो आ रहा है, उत्तर न दूं तो भी दिक्कत है। तो राजा ने विचार किया मन में कि गड़बड़ तो हो जाएगा, लेकिन अब बोलना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि उत्तर आ रहा है और उत्तर न दूं तो भी ठीक नहीं है। और वो मुर्दे ने कहा था कि उत्तर आए तो देना ज़रूर, न दोगे तो तुरंत मर जाओगे। तो राजा ने कहा उत्तर हृदय में आ रहा, देना बहुत ज़रूरी है। तो राजा ने बताया कि देखिए, जो उसको जिलाया, मंत्र फूंक करके जो लड़की को जिलाया, उसके साथ शादी नहीं हो सकती है क्योंकि वो पिता तुल्य हो गया। और जिसने हड्डी और पसरी को सजो करके नहला धुला करके साफ रखा, वो पुत्र के तुल्य है। शादी उसी से हो सकती है जो धुनी रमाए, उसकी सरे के जहाँ जलाई गई थी लड़की वहाँ बैठा है, उसी के साथ शादी हो सकती है। इसी प्रकार से राजा विक्रमादित्य की
जो है बात पूरी हुई, त्यों ही लाश इनके कंधे से कूद करके उसी पेड़ में जा कर के फिर लटक गई। दोस्तों देखिए, ये बैताल पचीसी की पहली कहानी है और इसी प्रकार से 25वीं कहानी पर राजा विक्रमादित्य को सफलता मिल पाती है। दोस्तों देखिए, इस कहानी को सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।